नाउ द अप्रोचेस ऑफ प्रेजेंटिंग कॉन्सेप्ट, तीन अप्रोच हैं। पहला है एजुकेशन इन द एनवायरनमेंट, एजुकेशन अबाउट द एनवायरनमेंट एंड एजुकेशन फॉर द एनवायरनमेंट। अभी हम इसको एक एक करके डिटेल में देखेंगे। फर्स्ट इज एजुकेशन इन द एनवायरनमेंट। नाउ दिस गिव्स रियलिटी, relevance, practical experience to the learning through direct contact with the environment. It develops important skill of data gathering, field investigation and aesthetic appreciation. तो तीन चीजें हैं जो एजुकेशन एनवायरनमेंट, ये EVS का पार्ट है, राइट। यानी एजुकेशन हम एनवायरनमेंट में परस्यू कर रहे हैं, तो इसमें क्या क्या एक्टिविटीज हो सकती हैं। नाउ बिकॉज वहाँ पे डायरेक्ट कांटेक्ट होगा इन्वायरमेंट में, जैसे हम कोई डेटा गैदरिंग कर रहे हैं, फील्ड इन्वेस्टिगेशन, जैसे बच्चे को हमने कोई एक्टिविटी दे दिया कि बर्ड्स के जो फेदर है वो कलेक्ट करना है, राइट। बच्चा इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व हो रहा है, या प्लांट जो डिफरेंट प्लांट है उसके घर के आसपास उनको कलेक्ट करना, राइट। तो वो डायरेक्ट टेक में है नेचर के, एनवायरनमेंट के, राइट। सेकेंड इज एजुकेशन अबाउट द एनवायरनमेंट, राइट, अबाउट द एनवायरनमेंट। इसमें प्रोवाइड्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ नेचुरल सिस्टम वर्क, राइट। तो जो एम्फेसिस देना है, जो जोर देना है वो कैसे पे है, कैसे कोई नेचुरल सिस्टम कैसे काम करता है। एप्रिशिएट द कॉम्प्लेक्सिटी एंड वंडर ऑफ नेचुरल सिस्टम। It provides understanding of the impact of human activities upon the system. And third is foster environmental awareness and concern. So this is the education about the environment, right? कि कैसे natural system काम करता है, उसकी complexity को समझना। Now third is education for the environment. Environment के लिए education develops an informal concern and sense of responsibility for the environment. It develops motivation and skills to participate in environmental improvement and compatible with the wise use of environmental resources. Now activities, experimentation and practical work. क्या क्या टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजीज होती हैं EVS के लिए। कन्वेंशनल स्ट्रेटेजीज देखेंगे हम, पैसिव रीडिंग, राइट, सिंपल रीडिंग जो कन्वेंशनली हम करते हैं। ड्रिल बेस्ड मेथड मींस इट्स लाइक कि हम करके दिखा रहे हैं बच्चों को और बच्चे उसको इमिटेट कर रहे हैं बाद में। और थर्ड इज उनको सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रहे हैं, तो ये कन्वेंशनल स्ट्रेटेजीज हैं। ट्रांसफॉर्मेशनल स्टडीज जैसे एक्टिव रीडिंग, स्टोरी टेलिंग या रोल प्ले करके, कॉन्सेप्ट मैपिंग, गेम्स एंड कम्युनिटी रिसोर्सेज, तो ये ट्रांसफॉर्मेशनल स्ट्रेटजीज हैं। वेरियस एक्टिविटीज रिलेटेड टू EVS, प्रोजेक्ट मेथड, सोर्स मेथड, सुपरवाइज स्टडी मेथड एंड को करिकुलर एक्टिविटीज, हम एक एक करके डिटेल में देखेंगे। नाउ व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ प्रोजेक्ट मेथड, इसके पीछे का जो सिद्धांत है प्रोजेक्ट मेथड का वो है एक्टिविटी। द प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स मेंटल एंड मोटर एक्टिविटी, यानी जब हम बच्चों को कोई प्रोजेक्ट दे रहे हैं तो इट इन्वॉल्व्स देयर मेंटल और मोटर एक्टिविटीज, राइट। इसका पर्पस क्या है, प्रोजेक्ट शुड बी पर्पसफुल एंड फुलफिल द नीड्स ऑफ द पीपल, राइट। तो जो बच्चों की जरूरतें हैं उसको ये फुलफिल करे। नाउ एक्सपीरियंस, द प्रोजेक्ट मेथड प्रोवाइड्स वेरिड एक्सपीरियंस, डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस टू द पीपल सच एज मैनिपुलेटिव, कॉन्क्रीट, मेंटल, ये उनको बच्चों को एक्सपीरियंस मिलता है। देन रियलिटी, द प्रोजेक्ट शुड प्रोवाइड रियल एक्सपीरियंस, प्रोजेक्ट मेथड से बच्चों को रियल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। देन फ्रीडम, इन द प्रोजेक्ट मेथड पीपल्स आर फ्री टू अंडरटेक डिफरेंट एक्टिविटी रिलेटेड टू प्रोजेक्ट, राइट। व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ दिस, द एक्टिविटीज अंडरटेकन इन अ प्रोजेक्ट शुड बी यूजफुल। नाउ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोर्स मेथड। सेकेंड इज सोर्स मेथड, इसकी क्या ऑब्जेक्टिव है। सोर्स मेथड में टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, बच्चे के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग है उसको डेवलप करवाना है। टू डेवलप स्किल्स इन कलेक्टिंग डेटा, ऑर्गेनाइजिंग डेटा एंड इंटरप्रेटिंग इट, राइट। थर्ड इज टू डेवलप चाइल्ड्स इंटरेस्ट एंड राइट पर्सपेक्टिव इन द एनवायरमेंटल साइंस।
And fourth is to enable the people to form their own independent judgment through critical analysis of the sources, right? तो इस सोर्स मेथड को हम एक बार ओवरव्यू देखेंगे, क्रिटिकल थिंकिंग और बच्चा कैसे खुद से डेटा कलेक्ट करने में, वो उसको प्रोसेस करने में, उसमें अपना इंटेलेक्ट कैसे काम कर रहा है बच्चे का, राइट? उसके अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप करना और अपनी इंडिपेंडेंट जजमेंट से, अपने क्रिटिकल एनालिसिस से वो उसको एनालाइज करें। देन सुपरवाइज स्टडी, इसमें फील्ड ट्रिप और एक्सकर्शन उसको बोलते हैं, इन अ जर्नी बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल अ प्लेस अवे फ्रॉम देयर नॉर्मल एनवायरनमेंट। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी नदी किनारे या किसी पॉन्ड के किनारे, देन वी आर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्वेटिक लाइफ, ठीक है? ये हो गया फील्ड ट्रिप, ये सुपरवाइज स्टडी का पार्ट है। सेकेंड इज कम्युनिटी सर्वे। कम्युनिटी सर्वे foster a comprehensive understanding of community structure and process in their everyday operation, interaction and complexity. This is community survey. Third is community service project. Now this involve individual society of integrated mental, physical, emotional and spiritual nature. This is third kind of supervised study, ठीक है? देन फोर्थ इज को करिकुलर एक्टिविटीज। इसमें लिटरेरी को करिकुलर एक्टिविटीज होता है, जो करिकुलम के साथ जो एक्टिविटीज चलती हैं उनको को करिकुलर। लिटरेरी एक्टिविटीज में रीडिंग कंपटीशन हो सकता है, देन फिजिकल डेवलपमेंट एक्टिविटीज में गेम्स एंड स्पोर्ट, एस्थेटिक एंड कल्चरल डेवलपमेंट फोक डांस कंपटीशन, सिविक डेवलपमेंट में ग्रुप डिस्कशन, पब्लिक स्पीकिंग या डिबेट, क्विज। Now social welfare activities में helping the people, cleaning the society, community service। और जो खाली समय में जो एक्टिविटीज जैसे म्यूजिक, थिएटर, एक्सकर्शन, फील्ड एक्टिविटीज में टूर और पिकनिक, this all constitute under co-curricular activities। Now advantages of experimentation and practical work। जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है या एक्सपेरिमेंटेशन है, उसकी क्या एडवांटेजेस हैं, एक ही करके देखते हैं। नाउ इट हेल्प्स इन बिल्डिंग ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस, इंटरेस्ट एंड रिलेशनशिप विद द सराउंडिंग्स। नाउ जब बच्चा खुद करता है वो एक्सपेरिमेंट, तो इट काइंड ऑफ बिल्ड्स ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस एंड इंटरेस्ट, हेल्प्स द जनरेशन ऑफ द स्पिरिट ऑफ कॉन्फिडेंस and improvement of the communication skills. All right, helps in the clarity of the subject taught through experimentation method. तो उसमें clarity रहती है subject में। Now it helps in building knowledge pool as practical work is performed for each topic. So हम उसको, बच्चों को हम different shape activity के थ्रू सिखा सकते हैं, या जो मैथ्स के जो छोटे कॉन्सेप्ट हैं, एरिया, पैरामीटर एक्सेट्रा कॉन्सेप्ट हम बच्चों को इम्पार्ट कर सकते हैं। देन हेल्प्स इन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। नाउ डिस्कशन मेथड। डिस्कशन मेथड की डिस्कशन के थ्रू लर्निंग को कैसे इनहेंस किया जाता है। इट इज एन एजुकेशनल ग्रुप एक्टिविटी in which teacher and the student talk over some problem और topic के ऊपर बच्चे और टीचर्स उसके ऊपर चर्चा करें। पूरी प्रोसेस को, डिस्कशन प्रोसेस को हमने 3 हिस्सों में बांटा। फर्स्ट इज प्रिपरेशन, देन डिस्कशन एंड थर्ड इज इवैल्यूएशन। डिस्कशन मेथड के बेनिफिट्स क्या हैं? इट हेल्प्स द लर्नर्स टू डेवलप अ शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट। यानी अगर हम किसी एक टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो एक सिंगल चाइल्ड की अगर बात करें तो वो वन वे इंफॉर्मेशन गैदर करेगा, वन वे उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। बट डिस्कशन मेथड से मल्टी डायमेंशनल उसको व्यू मिलेगा किसी एक कॉन्सेप्ट के बारे में, राइट? तो यहाँ पर शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है। देन इट इज थ्रू डिस्कशंस दैट द टीचर फैसिलिटेट द लर्नर्स टू को कंस्ट्रक्ट नॉलेज विद ईच अदर, राइट? इसका मतलब कि टीचर की मदद से जो स्टूडेंट्स हैं वो आपस में कैसे नॉलेज को को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, कैसे वो इंफॉर्मेशन परसीव कर रहे हैं।
Now third is discussion encourages in developing student as well as student teacher interaction in the class that may help in scaffolding of development of new ideas in children, right? स्टूडेंट या स्टूडेंट टीचर्स के जो डिस्कशन हो रहा है उससे डिफरेंट जो लेयर हैं नॉलेज की वो नए आइडियाज बच्चे को आ रहे हैं. नाउ कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन. कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन मींस इंक्लूडिंग मल्टीपल मेथड टू असेस द लर्नर फॉर देयर डिफरेंट एबिलिटीज, नीड्स, इंटरेस्ट फॉर डेवलपिंग एन इंक्लूसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लर्नर्स, राइट. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन में मल्टीपल मेथड को यूज करके हम जो लर्नर है, जो बच्चा है, उसके डिफरेंट एबिलिटी, नीड्स और इंटरेस्ट को हम इवैल्यूएट कर रहे हैं. Now it is a holistic way of evaluating. Holistic means comprehensive, complete, overall way of evaluating a student as it focus on the cognitive abilities. Cognitive abilities means उसका जो कॉम्प्रिहेंशन का तरीका है या उसका जो पर्सनल एक्सपीरियंस कैसे लिंक करता है वो कॉन्सेप्ट के साथ, एंड देन अप्लाइंग एंड एनालाइजिंग द कॉन्सेप्ट. दिस इज कॉग्निटिव एबिलिटी, राइट. दूसरा फोकस है इसका साइकोमोटर स्किल्स सच एज ड्राइंग डायग्राम इन साइंस, ऑब्जर्विंग, रिकॉर्डिंग डेटा, ऑर्गेनाइजिंग डेटा, इन्फरिंग, मेकिंग वर्किंग मॉडल्स. एंड देन थर्ड इज द नॉन कॉग्निटिव या अफेक्टिव एबिलिटीज हैं, उन पे फोकस कैसे रहता है, कमिटमेंट टुवर्ड्स द टास्क, पैशन टुवर्ड्स द साइंस, सम एरियाज इन साइंस, sensitivity towards issue related to science, empathy, appreciating and acknowledging the world around us, independent in taking initiative, right? Okay. Now ways in which comprehensive evaluation can be done. First is portfolio. Portfolio क्या होता है, class assignment given by the teacher. एक class assignment teachers देंगी, home assignment, a project work done by the students, any creative task related to EVS, that is a task that involves them to create anything original and that is conceptually varied in EVS, right. यहाँ पे बच्चे को मॉडल बनाने के लिए दिया जा सकता है. This is called the portfolio. First is portfolio. Second is learner's profile. It is a document that is created by the teacher for each student on the basis of her interaction with the learner. Teacher's observation, students' response in the class, student performance in the class, home tasks on the basis of any official record available to the teacher. The profile should reflect the learner's interest, ability, strength, right. Learner's profile में teacher बच्चे के learning abilities पे या जो different task हैं उसको दिए गए हैं बच्चे को, उसके basis पे बच्चे का एक profile तैयार कर रही हैं, right. Now third is the rubric method. Rubric method क्या होता है? This is for assessing the task of students in EVS like project, posters, assignment, practical work या practical report, write-ups, essays. ये different task पे बच्चे को evaluate किया जा रहा है, right? यहाँ पर एक example है rubric का. Now this is investigatory project. एक task दिया गया है classification of plants पे, right? Now observation, यहाँ पे observation है, अगर observation are not matching with the characteristics of the plant, ये बच्चे के response हैं, right. Accordingly हम उनको points दे रहे हैं, 1 point, 2 point and 3 point, right. Then बच्चे को पूछा जा रहा है to find pattern, similarities and dissimilarity and then classification, उसके according बच्चे को point दिए जा रहे हैं. This is part of rubric. Now teaching material and aids. Teaching aids are material that the classroom teachers uses to help student understand the concept she introduced during her lesson, right. तो हम क्या क्या props use करते हैं पढ़ाने के ड्यूरेशन में, वो चीज teaching aid कहलाते हैं, right. Now printed aid क्या होते हैं, वो periodicals हो सकते हैं, newspaper, books, magazine, ये printed aids हैं. देन विजुअल एड्स में क्या हो सकता है, ब्लैक बोर्ड, ग्राफ एंड मैप, चार्ट, पोस्टर, मॉडल्स.
देन ऑडियो एड्स में रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ऑडियो विजुअल में मोशन पिक्चर्स, ड्रामेटाइजेशंस एंड टेलीविजन। नाउ इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इफेक्टिव मोटिवेटिंग एजेंट। तो अगर हम डिफरेंट प्रॉप्स या डिफरेंट टूल्स की मदद से अगर हम अपनी कोई एजुकेशन या कोई कॉन्सेप्ट इम्पार्ट करा रहे हैं तो दिस एक्ट एज एन इफेक्टिव मोटिवेटिंग एजेंट। नाउ दैट इज हेल्पफुल इन मेंटेनिंग इंटरेस्ट एंड अटेंशन, clarity of the subject matter, now save the time and energy, right, of the students and teachers. It provide permanent and effective learning, all right, and it provides solution to the number of educational and administrative problems. Now problems, different type, major जो problem है environmental study से related. Now the syllabus of environmental study is not according to the need of the student and is arranged in an haphazard manner, right? तो वो कैसा बहुत जल्दबाजी में जैसे उस तरीके से उसको अरेंज किया है, बच्चे के जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग नहीं रहता, तो ये प्रॉब्लम रहती है इसमें. देन लैक ऑफ रिसोर्सेज, इनएफिशिएंट एंड इनएफेक्टिव utilization of the resources, lesser scope for exposure to the natural resources as resources are scarce and less information about the natural resources, right? तो इसमें है कि एक्सपोजर नेचुरल रिसोर्सेज में एक्सपोजर कम हो पाता है या नहीं हो पाता है क्योंकि नेचुरल रिसोर्स का ही स्कैरसिटी है, कमी होती है. देन कम्युनिटी रिसोर्सेज आर नॉट प्रॉपरली यूटिलाइज्ड. No scope of personal experience in the environmental curriculum as teacher is not well qualified. So ये कुछ major problem है EVS की study से related. Now lack of practical experience and drill. वही rote learning और again यहाँ पर practical experience और drill की कमी. Methods of teaching are not adequate. Attitude of students towards the subject. Environmental pollution control system is not taught properly according to the understanding level of the student. And natural resources conservation system is not taught properly according to the understanding level of student. Right. Now let's see some previous year's question. Now the picture reading is an important activity in EVS. Which of the following indicators of the learners can be assessed through the picture reading? अब picture reading अगर हम किसी बच्चे को picture read करवा रहे हैं तो बदले में teachers क्या क्या assessment कर सकता है बच्चे का, right? The first is observation and recording, expression, analysis and experimentation, right? तो जो first three हैं observation and recording, ये बच्चे के एंड पर टीचर्स एनालाइज कर सकते हैं. सेकंड इज एक्सप्रेशन कि पिक्चर को देख के क्या एक्सप्रेशन आ रहा है, राइट. एंड थर्ड इज एनालिसिस, वो कैसे बच्चा उस पिक्चर को देख के एनालाइज कर पा रहा है. नाउ डी इज समथिंग एक्सपेरिमेंटेशन, ये पिक्चर देख के एनालाइज नहीं किया जा सकता है, राइट. तो आंसर वुड बी ए, बी एंड. Now, which one of the following should not be done by the EVS teacher while assessing student? यानी कोई टीचर है, स्टूडेंट का अगर मूल्यांकन करते हैं तो क्या नहीं उनको करना चाहिए? Write qualitative statement about students' work. That's right. Compare with the previous assessment record of the student. Right. Record information in the light of students' learning potential. Right. And focus only on a few aspects of student work. यानी स्टूडेंट के वर्क, ओनली फ्यू एस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट्स वर्क, उसी पे सिर्फ फोकस है. सो दैट शुड बी द आंसर. Which one of the following objective is not related to the EVS teaching in primary class? To develop sensitivity towards the physical and social environment, ये तो है. To memorize basic scientific concept and principle. To provide opportunity to explore the environment, to develop skills such as observation, measurement, prediction and classification, right? तो यहाँ पर जो memorize है basic scientific concept and principles, हमको यहाँ पे memorize पे focus नहीं करना primary level पे, right?
बच्चे को जितना एक्टिविटी के थ्रू, जितना हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, जितना प्रैक्टिकल वर्क से हम उनको इंफॉर्मेशन इनकलकेट करें, वो बच्चे के लिए ज़्यादा इफेक्टिव रहता है. नाउ योर प्रिंसिपल्स आस्क यू टू टेक क्लास 5th स्टूडेंट्स टू द एजुकेशनल विजिट. व्हाट शुड यू include while planning for such a visit to make it meaningful? So now asking student to find and read the information about the place to be visited, taking enough food and games to enjoy, ensuring the student should be disciplined and should visit the places quietly, preparing a structured activity sheet about the places to be visited and sharing the same with the student before the visit for an authentic and meaningful learning. So D would be the answer. Stories and poems can be effectively used in teaching of EVS at primary level. The main purpose of using them in EVS to provide contextual learning environment, make lesson enjoyable, to promote linguistic skill, to cater diversity in the classroom. So स्टोरीज और पोएम का जो मेन मकसद है वो है प्रोवाइड कॉन्टेक्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट. ओके, विद दैट वी एंड आवर लेक्चर हियर. आई होप you would have enjoyed it. Thank you so much.